हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लास 11 का बहुत शानदार चैप्टर सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसका भी बहुत तगड़ा टॉपिक न्यूमेरिकल्स पे आ गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम पढ़ चुके थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पिछली क्लासेस में, और आज आ गए हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमने फॉर्मूले तो पढ़ के रखे हुए हैं बट वो एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहे, क्यों क्लिक नहीं कर रहे? क्योंकि आपने फॉर्मूले की शीट नहीं बनाई है। ठीक है, बट उसमें कोई दिक्कत वाली बात अभी के लिए नहीं है, बिकॉज इस वाले लेक्चर में जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसके साथ साथ जो उसका प्री रिक्विजिट होगा वो वाला फॉर्मूला मैं करवाते हुए चलूंगा। लेकिन अगर आपने पिछली क्लास ही मिस कर दिया है तो आई वुड लिटरली सजेस्ट कि पहले एक बार आप जाकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कॉन्सेप्ट वाला वीडियो प्लीज चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर यहां पे आएगा, जबरदस्त तरह से समझ में आने वाला है। पक्का? चलो, तो बिना समय लगाए हम स्टार्ट कर देते हैं और आ जाते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला वाला सवाल हमसे क्या बोलना चाह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज जस्ट 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर बेसिक फॉर्मूला चेक किया जाए तो m इंटू आर का स्क्वायर आता है। तो यूनिट वाइज अगर हम चेक करें तो ये किलोग्राम इनटू क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। दैट्स फॉर श्योर। बट द थिंग इज दैट कि एक बार आपको चेक करना पड़ता है कि सवाल में जो चीजें गिवन है कहीं वो सीजीएस में तो गिवन नहीं है। अगर सीजीएस में गिवन होंगी तो उसे फट से कन्वर्ट करो किसके अंदर? एसआई के अंदर। बट यहां पे खुशकिस्मती है कि एसआई यूनिट के अंदर ही गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब सवाल का तुम पैटर्न जानते ही हो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व हम करवाते हैं तो आपको बताया जाता है कि बेटा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करो, जीसीटी। जीसीटी का मतलब क्या होता है? पहले गिवन, फिर कंडीशन, फिर टू फाइंड। तो जो चीजें गिवन होती हैं, जो स्कूल में कहा जाता था कि बेटा गिवन आपने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, तो वो गिवन लिखना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज एक बार अगर आप गिवन डेटा लिख लेते हो ना, उससे आपका दिमाग सेट हो जाता है कि अच्छा ये चीजें तो गिवन है, अब इसके बेसिस पे क्या सवाल में कोई बड़ी कंडीशन इंपोज कर दी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल बड़ा सिंपल होता है, इसका मतलब क्या? उसके अंदर कोई छुपी हुई कंडीशन नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है कि सवाल हल्का सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। अब सवाल को ट्विस्ट कैसे करा गया था? उसके अंदर कोई कंडीशन को इंपोज कर दिया गया था। आया समझ? तो अगर सवाल में कंडीशन गिवन है तो बेटा कंडीशन पे ही कूद जाओ, कंडीशन पे ही शुरुआत करो, इवेंचुअली यू विल गेट टू फाइंड। क्या फाइंड करना था वहां तक आप पहुंच जाएंगे, है ना? तो गिवन, कंडीशन, टू फाइंड। तो पहले गिवन लिखना लिटरली बहुत जरूरी होता है। अब यहां पे क्या है? गिवन क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 1.2 है। लिख लें इसको, आ जाइए। सवाल के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमें गिवन है कि ये तो है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या है? इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट जो है, सिंस बॉडी रेस्ट पर है तो जीरो। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, तो 0 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल। अच्छा बेटे, काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस करी जा रही है वो इस बार करी जा रही है 1500 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है? फॉर हाउ मच ड्यूरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन वो भी कौन सा वाला? लीनियर नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कितना? 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया है। अब यहां पूछा है कि फ्रॉम हाउ मच ड्यूरेशन, कितना समय अंतराल बीता। आपको निकालना क्या है? निकालना क्या? आपको टाइम निकालना है। अब जरा गौर करिएगा यार, इनिशियल कितना है? इनिशियल तो चलो 0 के बराबर ही है ना? अब मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो मैं सीधे भी बोल सकता हूं कि यार एनर्जी वर्क होती है और वर्क ही एनर्जी होती है। कहने को तो ऐसा कहा जा सकता है ना कि सिस्टम पे मैंने कुछ वर्क करा तो उसके बाद जो एनर्जी स्टोर हो गई वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अगर बॉडी मोशन में आ गई है मतलब उस पोटेंशियल को उसने कन्वर्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी में। तो मोटा मोटी तौर पे लॉजिक है कि सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क करेंगे तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर होता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। नाउ यहीं से निकलता है एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो आता है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से, वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। जिसको पता है उसको पता है, जिन्होंने लेक्चर मेरा देखा है वर्क एनर्जी थ्योरम वाला उनको लाजमी तौर पे पता होगा। अगर नहीं पता है तो जाओ बेटा एक बार रिवाइज करके आओ। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम होता यह है कि अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क करते हैं, आना ही है, ये सवाल तो आना ही है
कि अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क करते हैं, सो दैट वर्क इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर बॉडी। इसका मतलब ये है, जो मैंने बोला उसको अगर हम साफ शब्दों में लिखें तो वो ऐसा आएगा, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के। इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसको ना आ जाओ आ जाओ, सेपरेशन मारें जरा इसको। चलो अब जरा ध्यान देना, यहां पे मैं तुमसे क्या बात करना चाह रहा था। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो वर्क का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली कितनी एनर्जी आ रही है, 1500 जूल की एनर्जी आ रही है। अब क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल क्या होगा पता है, अरे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर ना, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम की जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बता चुका हूं उसके बारे में। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। रोटेशनल में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब ओमेगा नॉट का स्क्वायर। और सवाल में गिवन था कि बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब जब वो वैल्यू 0 है तो हमको पता है फिर क्या होने वाला है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, सवाल के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो गिवन है 1.2। उसके बाद ओमेगा, अरे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, बस हमको ये नहीं पता है ना। अब जब हम यहां से ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे ना, एक ही तो वेरिएबल है, पड़ जाओ उसके पीछे, ओमेगा स्क्वायर के पीछे 1500 को जरा 200 मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा, 3000। ओके, और नीचे कितना आ गया, ये आ गया 1.2। अच्छा, बेसिक फंडा अपने को पता होता है, अगर पॉइंट को मैं आगे लेकर के आऊंगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -1। अगर इस पॉइंट को मैं एक आगे ले आऊंगा, 1.2 को अगर मैं 12 बना दूंगा तो पॉइंट को एक अगर स्टेप आगे लेके आऊंगा तो बाजू में क्या आ जाएगी, 10 टू द पावर -1। उसको ऊपर लेके चले जाऊंगा 10 टू द पावर +1। 3000 में 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 30,000। नीचे कितना बचेगा, 12। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12000, 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा 24000, तो ये 2500। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2500। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए होता है, ओमेगा, ओमेगा। तो यहां से जब मैं ओमेगा निकालूंगा तो ये आ जाएगा √2500। और जब 2500 का अपन ने स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। और वो भी एंगुलर वेलोसिटी है तो रेडियन पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ओमेगा 50 रेडियन पर सेकेंड। बट द थिंग इज दैट कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, बिकॉज फाइनल आंसर के तौर पे हमसे रिक्वायर्ड क्या है, टाइम पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, टाइम। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम पूछा हुआ है तो क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये अपने पास इक्वेशन तो आ चुकी है। अब एक काम किया जाए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो रोटेशन वाली। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बिल्कुल लाजमी सी बात है, जब यहां से मैं टी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा पता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ओमेगा का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, वो 50, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, कुछ नहीं थी, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है अल्फा। अल्फा की वैल्यू सवाल में गिवन है यार, अल्फा कितना है, 25 है, सिर्फ 25 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। तो यार अल्फा जो है वो आ रहा है 50 अपॉन 25। समझ गए ना क्या आंसर आएगा, 2 ही तो आंसर आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो टाइम आपसे रिक्वायर्ड था वो कितना आ जाएगा, 50/25 बोले तो 2 सेकेंड्स। तो हमारा फाइनली आंसर जो है वो आ चुका है 2 सेकेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। बट लोग यहां पर भी काफी लोग काम खराब कर देते हैं। इसलिए क्या है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना लिटरली यहाँ पे बहुत जरूरी है। मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तुम्हें बकायदा से करवाऊंगा। तुम्हें बस ये करना है, जैसे लेक्चर आ जाए बस तुम कूद पढ़ो, टूट पढ़ो, पूरा देखो, उसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, हर काम तुम अपने एंड से करो। मैं तो अपने एंड से करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलो ओके डन। तो ये वाला समझ में आ गया। तो एक काम करा जाए, अगर आपको सवाल देखना है वापस एक बार सवाल देख लो। 3 2 1 रेडी गो डन, गजब। अब उसके बाद ये रहा तुम्हारे पास इसका डिटेल सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं तो बोलता हूं कि तुम नोट ही बना लो उसके। 3 2 1 रेडी गो डन, बहुत बढ़िया। चलो हो गया पूरा क्लियर, ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब बिना समय लगाए कूदा जाए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 तो मैंने करा, क्वेश्चन 2 में बारी आ रही है तुम्हारी। हाँ जी, इसका आंसर क्या आया था, हमारा आंसर क्या आया था,
हमारा आंसर आया था 2 सेकेंड्स, ठीक है, इसे क्लियर कर रहा हूं। और यहां पर भी जो आंसर गिवन है वो कितना है, 2 सेकेंड्स ही गिवन है। अब जरा आगे बढ़ा जाए, जल्दी कूद जाओ उसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पहला वाला मैंने करा है, दूसरा वाला तुम सेल्फ ट्राई मारोगे, बन जाए तो बहुत जबरदस्त, नहीं बनेगा तो मैं ही सॉल्व करवाऊंगा। एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं करवाता हूं, जल्दी करना प्लीज। चलो बहुत बढ़िया, सवाल देख लिया आप लोगों ने। अब इसको भाई साहब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये, यहाँ पे इसके दो पर्टिकुलर केसेस हैं, है ना। तो पहले वाले केस पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लाइड हो रहा है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, बट विदाउट रोटेटिंग। यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है, तो अगर रोटेशन नहीं हो रहा है लेकिन स्लाइड तो कर रहा है ना, इसका मतलब कैसा मोशन है ये, ट्रांसलेटरी मोशन है। पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, पहला वाला केस है अकंपनीड ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, या ओनली, और प्यार से कहा जाए इसको अगर, तो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन अगर प्यार से कहा जाए तो, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग। दूसरे वाले केस में स्लिप नहीं हो रहा है लेकिन रोल तो कर रहा है, आगे तो बढ़ रहा है। इसका मतलब अगले वाले केस में, दूसरे वाले केस में ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी है। तो जिसका सवाल जिसने ट्राई करा होगा बट नहीं बना होगा ना, तो एक बार जरा इस इनपुट को ध्यान में रखते हुए शुरू करो। पहले वाले में क्या होगा, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है दूसरे वाले केस में। तो अब आपका आंसर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ओके, अब मैं जरा इसको सॉल्व करता हूं। तो आते हैं भाई साहब, इसको लेते हैं ब्लैंक साइड पे, ठीक है। अ थिन हॉलो सिलेंडर ओपन साइड बोथ एंड्स एंड वेइंग 5 kg। भाई लिखा तो हुआ है कि वेइंग 5 kg, लेकिन भाई तुम वेट मान लोगे क्या उसको, नहीं। जब ऐसे टर्म्स आए ना, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स कि लिखा तो हुआ है वेट लेकिन यूनिट देके रखिए केजी में, तो भरोसा किस पे करा करो, यूनिट के ऊपर। तो क्या लिखा है ये, 5 kg मतलब मास है। 5 kg मतलब क्या है, मास है। आ जाओ, तो गिवन के अकॉर्डिंग मास कितना गिवन है, 5 kg। उसके बाद क्या है, विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब लीनियर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, बस इतनी सी बात है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, विदाउट रोटेटिंग, है ना। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि पहले वाले केस की बात कर रहा हूं कि जहां पे विदाउट रोटेटिंग हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पहले वाले केस की बात करेंगे तो विदाउट रोटेटिंग, इसका मतलब ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इज देयर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब निकालेंगे आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ आएगी हाफ mv²। क्या आ जाएगी, हाफ mv का स्क्वायर। तो अब जरा गौर करा जाए, हाफ, उसके बाद बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास कितना है 5, उसके बाद करने का होता है वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। अब भाई वेलोसिटी कितनी आ रही है, ये भी 5 थी, तो 5 का स्क्वायर करने का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 125 का आधा। इसका मतलब ये आ जाएगा 62.5 जूल्स। क्या आ जाएगा बेटा, 62.5 जूल्स। ये पहले वाले केस में आएगी जहां पे ना सिर्फ, यहां पे सिर्फ लीनियर मोशन चल रहा है, रोटेशन मोशन नहीं हो रहा था। वो सवाल में गिवन था कि द बॉडी इज मूविंग विदाउट रोटेटिंग, है ना। तो ये आ गया पहले वाले केस का आंसर। चलो बहुत बढ़िया, तो 62.5 इसको जरा दिल में बसा के रखना, है ना। अब उसके बाद अगले वाले केस पे आते हैं। अगले वाले केस में क्या हो रहा था, रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग। इस बार स्लिप नहीं हो रहा है लेकिन रोल कर रहा है विद द सेम स्पीड। इसका मतलब क्या, रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है, लीनियर मोशन भी है। तो अगले वाले केस में जब आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी तो वो दोनों का समेशन आएगी ना, अरे रुक जाओ मत तो करो, तो वो आएगी दोनों की काइनेटिक एनर्जी का समेशन। चले बी वाले केस पे आया जाए जल्दी। बी वाले केस में जो एनर्जी आएगी वो आएगी ट्रांसलेटरी एनर्जी प्लस रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जरा गौर करना कैसे इसका फॉर्मूला खोला जाएगा। तो भैया यहां पे ट्रांसलेशनल का क्या होता है, हाफ mv²। रोटेशन में क्या होता है, हाफ m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा गौर करना, यार ट्रांसलेटरी का तो मैं निकाल चुका था, ठीक है। और वो कितना आया था, वो आया था 62.5। कितना आया था, 62.5। बेटा भूल मत जाना इस बात को कि हाफ mv² करने पे आया था 62.5, हाफ mv² करने पे आया था। अब निकालना है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। हाफ, ये जो आई है इसका मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू आर का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू आर का स्क्वायर, m इंटू आर का स्क्वायर। और बगल में कौन चिपक के खड़ी हुई है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर गौर किया जाए तो 62.5 प्लस हाफ
m को बिल्कुल मत टच करना। उसके बाद जो r ओमेगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, r ओमेगा, ये बेसिकली r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको इत्मीनान से r ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, चलेगा आपको इतना। अब जरा ध्यान देना क्या होगा इसके बाद, तो 62.5 हाफ एम, या जरा गौर करो आर ओमेगा क्या होता है, v के बराबर होता है, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बहुत फेमस है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहां पे आर ओमेगा का स्क्वायर चल रहा है, इसका मतलब v का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है ना 62.5 के बगल में क्या लिखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर कोई नई चीज थोड़ी ना है, ये हम पहले भी तो निकाल चुके थे। हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आया था, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आया था, 62.5 जूल्स के बराबर। तो यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 62.5 जूल्स के बराबर। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 120 125, तो ये आ जाएगा 125 जूल्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे जो आपने अभी एनर्जी निकालनी थी, उस एनर्जी का फॉर्मूला, उस एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 जूल्स। जल्दी इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली डन हो चुका है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए सवाल का, तो ये रहा सवाल का स्क्रीनशॉट। ये मैंने हल्का सा आपको ना बस जो इसका की नोट था वो आपको मैंने बताया था कि पहले वाले केस में क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, और दूसरे वाले केस में क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन एज वेल, ठीक है। ये रहा आपका सवाल, साफ करें इसको, ये रहा आपका सवाल, ओके। और ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन। बहुत जबरदस्त हो गया होगा। चलो भैया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने करवा दिया। अब आपको लेके आते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। अब बिना समय लगाए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये इसका आंसर है 62.5 एंड 125 जूल्स। यहां देख लो, हमारा भी आंसर क्या आया था, 62.5 जूल्स एंड 125 जूल्स। तो भैया इसी को यहां पर भी लिख के रखा हुआ था कि हाँ जी चेक कर लेना, ये आंसर आने वाला है। ओके, चेक कर लिया। अब बिना समय लगाए जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहना चाह रहा है, अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 kg हैज अ रेडियस ऑफ 0.2 मीटर, इट इज मेकिंग 240 आरपीएम। ओके ओके ओके, तो एक काम करा जाए, गिवन डेटा को ना साथ साथ पहले लिखते हुए चलते हैं। तो फ्लाई व्हील का मास कितना है, 25। मैंने हमेशा बोल के रखा है भाई, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही है, गिवन कंडीशन टू फाइंड। गिवन लिखो, उसके बाद हमको समझ में आता है कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, और उन पर हम आगे फिर अपना पूरा बिल्डिंग खड़ा करते हैं, ठीक है। चलो अब जरा, अ फ्लाई व्हील ऑफ मास कितना है, 25 kg है। इसका मतलब मास गिवन है 25 kg, मास गिवन है 25 kg। उसके बाद क्या है भाई साहब, हैज अ रेडियस ऑफ 0.2 मीटर। इसका रेडियस कितना है, 0.2 मीटर। तो इसका रेडियस है 0.2 मीटर। अगर आपको लग रहा है कि आप सवाल कर लेंगे राम सॉल्व, तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन। ओके, अब क्या है कि फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा, तो फिर आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो इट इज मेकिंग 240 आरपीएम। चलो, इट इज मेकिंग 240 आरपीएम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट। फटाफट कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। निपटा उसको 4 से गया, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पाई। क्या आ जाएगा, 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब उसके बाद क्या बोलना चाह रहा है कवि, what is the torque necessary to bring it to rest in 20 seconds? Bring it to rest in 20 seconds मतलब final velocity 0 रेडियन पर सेकेंड, और bring it to rest in how much seconds? In 20 seconds। 20 सेकेंड में रेस्ट पे आ गई है बॉडी। नाउ व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ टॉर्क पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, अमाउंट ऑफ टॉर्क पूछा हुआ है। If the torque is due to force applied tangentially on the rim of the wheel, what is the magnitude of the force? अच्छा जी, magnitude of the force भी पूछ लिया गया है। Assume that mass of the flywheel is concentrated at its rim। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ मास वाला फंडा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछ लिया, टॉर्क तो पूछ लिया, उसके बाद what is the magnitude of the force? मैग्नीट्यूड पूछा है, माइनस माइनस आएगा तो मत लेने, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पकड़ना। तो क्या बस फोर्स भी पूछा हुआ है भाई। ओके, अब यहां पे जो चीजें गिवन हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलें तो हमको एक बात समझ में आती है। देखो भाई, ओमेगा नॉट, ओमेगा और टी, ये तो पहली फुर्सत में दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे गिवन है। तो भाई एक काम करूंगा, मैं तो अल्फा निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, अल्फा। मैंने पहले भी कहा है
हर क्वेश्चन में मैंने कहा है कि भाई तुम कोई सी भी इक्वेशन निकाल लो, 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन में से कोई सी भी इक्वेशन निकालो, वहां पे अल्फा तो आते ही आता है। तो भाई अच्छी बात रहेगी अगर आप अल्फा निकाल लें पहले से ही। तो अगर मैं पहली इक्वेशन अप्लाई करूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू ओवर टी। क्या हम सही जा रहे हैं? बिल्कुल सटीक जा रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0। बिकॉज कैसे पता? अरे वो आइटम रुक गई ना। माइनस ओमेगा नॉट मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, कितनी है? 8 पाई है, 8 पाई है, जी हाँ 8 पाई है। और टाइम कितना है? 20 है। टाइम कितना है? टाइम है 20। पक्का? अब जरा गौर करो, पहले तो भाई इसको ना क्या सेपरेशन देना पड़ेगा, इसके बिना क्या मजा नहीं आता। रुक जाओ 2 मिनट, चलो इसको सेपरेशन देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। चलो आ जाओ भाई। तो यहां पे अल्फा हमारा आ चुका है। अब उसके बाद जो चीजें बची हुई हैं जरा उस पर फिगर आउट किया जाए। अल्फा हमारा कितना आ जाएगा? 8 पाई बाई माइनस 8 पाई, माइनस 8 पाई बाई 20। तो अल्फा आ जाएगा माइनस 8 पाई बाई 20। इसको निपटाओ जरा 4 से, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 पाई बाई 5। तो ये आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अल्फा, है ना? अब उसके बाद क्या निकालना है? टाउ निकालना है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। सही जा रहे हैं भाई? देखो यार, एज फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा। सुना है हम लोगों ने, पढ़ा है हम लोगों ने, डिराइव भी करा हम लोगों ने कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू अल्फा। अब यहाँ पे जो आई की बारी आ रही है, आई को कैसे निकालेंगे? तो आई निकाल लेना एम इंटू आर का स्क्वायर। आई कैसे निकाल लेना? एम इंटू आर का स्क्वायर। ये दो चीजें जो गिवन थी ना, वो गिवन थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए। तो एम आर का स्क्वायर इंटू बाजू में कौन है? अल्फा है। तो यहां से टाउ कितना हो जाएगा पता है? एम कितना है? एम है 25। भाई सुनो, आर का स्क्वायर करना है। आर कितना है? 0.2। तो अगर मैं चाहूं ना तो ये 0.2 को मैं लिख सकता हूं 2/10। चलेगा आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 0.2 क्या हो जाएगा? 2/10। अब अगर 2/10 का स्क्वायर करना है मतलब 4/100। और बगल में क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है। बगल में क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है माइनस 2 पाई बाई 5। अल्फा की वैल्यू है माइनस 2 पाई बाई 5। तो यहां से टाउ कितना हो जाएगा पता है? यहां से टाउ कितना हो जाएगा भाई? 25 इंटू 400, 100/100 निपट गया। तो यहां बचेगा माइनस 2 पाई बाई 5 न्यूटन मीटर। क्या आ रहा है? माइनस 2 पाई बाई 5 न्यूटन मीटर। अब आपको समझना है यहाँ पे कि आपको तो एफ भी निकालना है भाई। टाउ इज इक्वल टू आर एफ भी तो होता है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आर एफ भी होता है। एक तो ये तुम्हारे पास आ ही चुका है ना, इसको जरा रख लो डब्बे में, ठीक है? अब उसके बाद एफ निकालना है तुम्हें। एफ क्या हो जाएगा? टाउ बाई आर हो जाएगा। अब टाउ कितना आ चुका है? माइनस 2 पाई बाई 5। और नीचे करना है आर। तो आर कितना था? आर था तुम्हारे पास केवल 0.2। कितना था? 0.2। चलो भाई, तो टाउ इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा? यहां से 2, 10 से जाएगा, 10 से, है ना? मैं सिर्फ ना एक बात सुनना, मैं दरअसल वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। मुझे क्या पूछा हुआ मेरे से? बस वैल्यू पूछा है एफ का। तो जब अगर सिर्फ वैल्यू पूछा है एफ का, तो आप साइन वाइन मत लेके चलो ना, माइनस छोड़ दो। तो बस आप सिर्फ वैल्यू पकड़ेंगे इसकी, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 5 इंटू 0.2। अब समझ गए तुम? निपटाओ उसको तो 10 हो जाएगा। तो 10 पाई बाई 5 ये हो जाएगा 2 पाई। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। और 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। मल्टीप्लाई कर देना तो 6.28 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्या आ जाएगा? 6.28, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ फोर्स जो है ना, फोर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6.28 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 6.28 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आ जाएगा 6.28 न्यूटन। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है? ये पूरा समझ में आया? 6.28 आ रहा है, क्रॉस चेक कर लें एक बार। हाँ जी, ओके। टॉक तो बीच में आ ही गया था हमारा, टॉक तो हमारा आ ही चुका था, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब मुझे कैसे पता? बिकॉज मेरा ये वाला फोर्स तो मैच कर गया ना अप्रोक्सीमेटली। वहां पे मैंने क्या करा है? 6.28 करा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6.285। तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है। तो अगर फोर्स हमारा सही आया था मतलब टॉर्क भी सही आया होगा, बिकॉज फोर्स को निकाला था टॉर्क की हेल्प से। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 6.285।
चलो ओके डन। तो सवाल का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन, बहुत बढ़िया। और ये रहा आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन, जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया होगा, पक्का नोट कर लिया, ओके अब इसे गायब किया जाएगा और अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। भाई साहब तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरह से डन हो गया। कवि ने क्या क्या कहा वो हमने पूरा सुना, पूरा समझा, पूरा लिखा, सारे फॉर्मूले एकदम तरीके से अप्लाई करे, उसके बाद जो आपका आंसर था वो आपके सामने आ गया था। ठीक है, अब बिना समय लगाए जल्दी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है? अ ग्राइंडस्टोन हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट्स में ही चीजें गिवन है, कैसे पता भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू आर का स्क्वायर, भूल तो नहीं गए? उसके बाद मास क्या होगा? केजी में होगा, ऑब्वियस सी बात है। r क्या होगा? डिस्टेंस होगा, मीटर में होगा तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब बस गिवन पकड़ो, आगे बढ़ो यार। अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड इन द ग्राइंडस्टोन इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 150 आरपीएम 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लंबी कहानी लेकिन आसानी है फिर भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो यार पहले तो, 6 है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 6, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड, ओके ओके ओके, एंड द ग्राइंडस्टोन इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 150 आरपीएम। तो फाइनली स्पीड कितनी हो गई? 150 आरपीएम। आएगा समझ में, रुको। तो फाइनली स्पीड कितनी हो गई है? 150 आरपीएम। तो पहली फुर्सत में कन्वर्ट करो, 150 रेवोल्यूशंस पर मिनट था तो कन्वर्ट करो 60 सेकेंड में आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा काटना है इसको, तो ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 पाई। कितना? देखो भाई साहब 2 से निपटाया इसको मैंने, 30 गया, तो 150 बाई 30 कितना होता है? ये तो 5 ही होता है ना, तो 5 और पाई कहीं गया थोड़ी था, तो 5 पाई और रेडियन पर सेकेंड तो आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब उसके बाद सवाल में एक चीज लिखी हुई थी, किस फाउंड टू हैव दिस स्पीड 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। 10 सेकेंड्स भाई, गिवन डेटा ऐसे पकड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब स्टार्टिंग कहां पे हुई थी? रेस्ट पर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 रेडियन पर सेकेंड। अब पूछा क्या हुआ है? यहां पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होगा आपको ये निकालना है भाई, बहुत सिंपल है। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है पता है? आई अल्फा। एक बार ट्राई करो, मैं तो बोल रहा हूं। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अल्फा। भाई साहब आई की वैल्यू गिवन है क्या? अरे बिल्कुल गिवन है, क्यों गिवन नहीं है? 6 गिवन है। ठीक है, अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने का मतलब होता है v माइनस यू बाई टी। अल्फा निकालने का मतलब क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो यहां से टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। अच्छा उसके बाद v कितना आ रहा है? v मतलब ये ओमेगा, कितना आ रहा है ओमेगा? 5 पाई माइनस यू, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन टी। टी कितना है यहाँ पे? 10। तो v माइनस यू अपॉन टी, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। अब यहां पे क्या करना? सॉल्व करो उसको यार, कुछ नहीं अब तो टाउ इज इक्वल टू क्या? टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ भाई साहब एक काम करो, 30 पाई अपॉन 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30 पाई अपॉन 10 मतलब 3 पाई। तीन पाई न्यूटन मीटर इज गोइंग टू बी द आंसर। अगर आपका मन करे तो फिर आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हो यार। 3 इंटू क्या हो जाएगा? पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 अप्रोक्सीमेटली। तो टाउ यहां से कितना हो जाएगा? 9 और 30 42, तो 9.42 न्यूटन मीटर कुड बी द आंसर। तो या तो ये वाला कर दो या तो 3 पाई पे छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हमारे आंसर के तौर पे क्या लिखा हुआ है। हमारे आंसर में 3 पाई लिखा हुआ था तो हमने भी छोड़ दिया इसको 3 पाई के अंदर। अगर चाहो तो आप यहां तक भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, बस वैल्यू तो पुट करिए पाई की, है ना। चलो आगे समझ, ओके काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके ये वाला क्लियर हो चुका है आपका। क्वेश्चन आपके सामने था, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो ले लेना जैसे मैं स्क्रीन साइड होता हूं तो पक्का। चलो बिना समय लगाए जल्दी बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे? अ बॉडी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एट रेस्ट, ओके, इट इज रोटेटेड फॉर 20 सेकेंड्स विद अ मोमेंट ऑफ फोर्स। भाई एक बात सुनो, ये जो लिखा है ना मोमेंट ऑफ फोर्स, ये क्या है? टॉर्क है। कपल ऑफ फोर्स क्या होगा? टॉर्क होगा। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है, उससे बेटर तो ये है भाई कि तुम यहां चले जाओ,
कहां चले जाओ, यूनिट पे चले जाओ। यूनिट क्या लिखी है इसकी, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर जो यूनिट है वो किसकी होती है, फोर्स की होती है ना, तो टॉर्क की होती है ना। तो न्यूटन मीटर फोर्स, मतलब मैं रोटेशनल फोर्स की बात कर रहा था, तो यहां पे न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, टॉर्क की यूनिट, मतलब टॉर्क की वैल्यू गिवन है 6 के बराबर। बस इतनी सी बात है, गिवन पकड़ो, आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3, a body whose moment of inertia is 3 किलोग्राम, सब कुछ SI यूनिट्स में गिवन है, मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, इज एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट मतलब 0 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इट इज रोटेटेड फॉर 20 सेकेंड्स, समय है कितना, समय कितना दिया मूव करने के लिए, 20 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, विथ अ मोमेंट ऑफ फोर्स 6 न्यूटन मीटर, मतलब टॉर्क की वैल्यू है 6, मतलब टॉर्क की वैल्यू है 6 न्यूटन मीटर। बस इतनी सी बात थी। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड व्हाट इज द वर्क डन। भाई साहब दो चीजें चाहिए, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फिर वर्क भी चाहिए। तो अब यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे और वर्क कैसे निकालेंगे, कंफ्यूज मत होना। अब अगर तुम ओमेगा को ढंग से नहीं लिख के ऐसे लिख दोगे, फिर तुम बोलो सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो फिर दिक्कत तुम्हारी है ना यार। ऐसा पाप मत करना कभी, ठीक है। ओमेगा समझ में आता है, कुछ और होता है, वेलोसिटी होती है, डब्ल्यू डब्ल्यू मत बोलते रहना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क निकालना है अलग से, और उसके बाद ओमेगा वगैरह तो गिवन है ही। अब निकाल लेते हैं थीटा। भाई कुछ भी निकालने से पहले ना मेरा मन तो करता है कि अल्फा निकाल दो। क्या निकाल दो, अल्फा निकाल दो। अब अल्फा निकालने के लिए पता है कौन काम करेगा तुम्हारे साथ, देखो भाई, एक तो टाउ काम आएगा और एक तो आई काम आएगा। अच्छा बताओ क्यों काम आएगा, तो चलो सुनो। भाई तुमने सुना है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यों नहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, अगर सुना है तो अच्छी बात है, अप्लाई कर दो फिर उसको। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। अब मैंने क्या बोला कि यार अल्फा वल्फा निकाल लिया करो, बहुत काम आएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, टाउ बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अल्फा निकाल रहे थे, टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ की वैल्यू गिवन है 6 अपॉन नीचे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3, बहुत जबरदस्त। तो जहां से अल्फा क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, बस 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पाई वगैरह वाला खेल तो यहां पे दिख नहीं रहा है, क्या हमने कोई पाई वाई मिस तो नहीं कर दिया मेरे भाई, 3 ही गिवन था, 6 ही गिवन था, चल रे कुछ मिस नहीं हुआ, ठीक है। अल्फा कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक काम किया जाए, पहले निकाल दो तुम थीटा, पहले क्या निकाल दो तुम, पहले निकाल दो तुम थीटा। तो नाउ पूछा भी तो हुआ था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो S इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 0, बहुत बढ़िया, 0 आ गया भाई, मजा आता है, सॉल्व नहीं करना पड़ता। उसके बाद प्लस हाफ, अल्फा कितना आ गया, अल्फा तो 2 था। उसके बाद करो टी का स्क्वायर, टाइम कितना गिवन था 20, 20 का स्क्वायर बोले तो 400। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पता है, 400 रेडियन। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 रेडियंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब थीटा तो आपका आ चुका है, अब यहां पे एक और चीज पूछी हुई थी कि व्हाट इज द वर्क डन। दो चीजें यहां पे रिक्वायर्ड थी, एक तो थीटा पूछा हुआ था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपने निकाल दिया, उसके बाद एक और चीज पूछी हुई थी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर रोटेशन की बात करेंगे तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो यहां से जब आप वर्क निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ की वैल्यू गिवन थी मेरे ख्याल में, हाँ जी बिल्कुल गिवन थी 6। और उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा यहाँ पे गिवन है 400 रेडियन, कितना है यहाँ पे 400 रेडियंस। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क आपका जो है वो आ जाएगा 6 4 24, तो 2400। ऑब्वियसली वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स। कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, थीटा भी आ चुका है 400 रेडियन और वर्क भी आ चुका है 2400 जूल्स, 2400 जूल्स, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले तो आप एक काम करिए भाई, सेपरेशन तो मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ, तुम्हारा काम बस ये है कि तुम ना एक बार तरीके से इसको नोट करो, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले। चलिए ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसे गायब किया जाएगा, एक बार चेक कर लिया अपना आंसर कितने।
हाँ जी, ये रहा हमारा आंसर, बिल्कुल आया था 2400 जूल्स हमारा आया था वर्क आया था। और उसके बाद एंगल कितना आया था 400 रेडियंस, ये देख लो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंगल कितना आया था हमारा 400 रेडियंस, और उसके बाद वर्क कितना आया था 2400 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसे पूरा गायब करेंगे, आंसर आपने पूरा देख लिया है। अब उसके बाद सीधे तौर पे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मास रिमेनिंग अनचेंज्ड। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो गिवन डेटा है, यहां पर एक चीज आप और समझ लीजिएगा। जब आप अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ इज अ प्योर स्फीयर, ठीक है, यहां पे लेंगे उसको एज अ स्फीयर, तो कंप्लीट स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना उसका, वो होगा 2/5 टाइम्स mr स्क्वायर। क्या होगा 2/5 टाइम्स mr स्क्वायर। इस बात का आप जरा ध्यान रखिएगा। मैं तो क्या बोलता हूं, सवाल का स्क्रीनशॉट लो और उसके साथ साथ ना ये लिख लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 टाइम्स mr स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके डन। चलो, अब यहां पे भी पूछा हुआ है कि अगर अर्थ जो है ना वो सडनली श्रिंक हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम है वो अगर 1/64 हो जाता है ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तब जाकर के जो अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है, अभी कितना है 24 घंटे, अभी कितना है भाई 24 घंटे है ना, लेकिन अगर श्रिंक हो जाता है अर्थ, तो उस वाले केस में अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो कितना बचेगा, वो आपको निकालना है, ठीक है, वो आपको निकालना है। अब ना एक बात सुनना यहां पे बहुत अच्छे से, अगर आप लोग सेल्फ ट्राई करना चाह रहे हैं तो बहुत जबरदस्त कर लो, देख लो कि आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, अदरवाइज तो मैं इसको सॉल्व कर ही रहा हूं। जरा गौर करना, तुमने कभी सुना है मोमेंटम के बारे में? बिल्कुल सुना होगा, पूरा पढ़ा भी है सर हमने। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर एंगुलर मोमेंटम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है। तो ये था फॉर लीनियर मोमेंटम, ये आ गया है फॉर एंगुलर मोमेंटम, ये वाला फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब ना यहां पे एक बहुत प्यारी बात तुमको बताता हूं, टॉर्क जो होता है ना, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर ऐसा होता है कि नेट टॉर्क अगर किसी बॉडी पर जीरो है, अगर ऐसा हो गया कि किसी बॉडी पर आपने नेट टॉर्क निकाला तो वो जीरो आया, मतलब जैसे मान लो अगर अर्थ पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे होते हैं बाहर से, तो वहां पे एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता, लेकिन अर्थ तो अभी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, तो यहां पे कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा तो अप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से नेट टॉर्क कितना हो गया, जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो हो गया, इसका मतलब dl/dt, यहां पे लेंथ नहीं है, यहां पर एल है एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जीरो हो गया है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। वैसे भी किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है ना, मतलब वो चीज कांस्टेंट है। आया समझ? तो यहां पे L का मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अब L तो होता है आई ओमेगा, इसका मतलब आई ओमेगा इनिशियल कंडीशंस में और आई ओमेगा फाइनल कंडीशंस में, दोनों बराबर। अरे कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा मतलब क्या, इनिशियल फाइनल दोनों बराबर। तो बस मैंने वही तो लिखा है, इतनी बात समझ में आई बेटा, इसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर तुम लोग सेल्फ ट्राई कर रहे हो ना, अगर तुम ये वाला फंडा अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर सवाल तुम्हारा बहुत ज्यादा ही घूम जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार इसको जरा नोट कर लो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है कि अर्थ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो के बराबर है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, है ना। अब सवाल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है अर्थ का वो हो रहा है 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ये सवाल जरा सा लंबा खिंच जाएगा, लेकिन जब ये सवाल एंड होगा ना, तो तुम्हें फील आएगा भाई कि तुमने कुछ जबरदस्त सी चीज अटेन कर ली है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत तगड़े सवाल सॉल्व करने के बाद लगता है कि भाई अपन ने क्या कर लिया, बहुत तगड़ा ही कुछ काम कर दिया है। तो वैसे ही कुछ फीलिंग यहाँ पे आने वाली है आपको इसको अकम्प्लिश करने के बाद। अब जरा गौर करना, वॉल्यूम कितना पहुंच चुका है, 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, पक्का, ठीक है। अब जैसे मान लिया अगर अर्थ की अपन बात कर रहे हैं, तो पहले अपन मान लेते हैं कि अर्थ बड़ा सा था, ये मान लेते हैं अपन इनिशियल केस, ठीक है, ये मान लिया अपन इनिशियल केस। फाइनली क्या हो गया, फिर वो अर्थ छोटा रह गया। अब जो है वो अर्थ जो है ना वो पिचक गया, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1/64 हो गया। तो यहां पर जो रेडियस था
ये जो रेडियस था ये था, अपन एक काम करें इसको आर फाइनल बोल दें क्या इसको, या हाँ जी काम करते हैं इसको लिख देते हैं आर इनिशियल, ये इनिशियल था ना वैसे तो, ठीक है। और यहाँ पर जो ये इसका रेडियस था इसको हम बोल देते हैं आर फाइनल। क्या बोल देते हैं इसको? आर फाइनल। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? पक्का रेडियस वाइज समझ में आ रहा है? इनिशियल बड़ा था, बाद में पिचक गया तो 1/64 उसका वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। अब जरा गौर करना है, बस वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है? फाइनल वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा पता है? 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इनिशियल रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/64 ऑफ इट्स, अरे इनिशियल वॉल्यूम था ना, हल्का सा यहाँ पे हुआ है, देखो भाई साहब, फाइनल मतलब 4/3 पाई आर फाइनल का क्यूब इज इक्वल टू 1/64 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर इनिशियल का क्यूब। इतना आ गया समझ? पक्का आ गया। इनिशियली ये कहानी थी, फाइनली ये वाली कहानी हो गई। जो निपट रहा है उसको निपटाओ। तो 4 पाई से 4 पाई निपट गया, यहां से 3 से 3 निपट गया, तो यहां पे क्या बचने वाला है? आर फाइनल का क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई तो गायब हो चुका है, 3 से 3 निपट चुका है, तो बचेगा आर इनिशियल का क्यूब अपॉन 64। क्या बचेगा? अपॉन 64। अब जैसे यहां तक पहुंच गए हो तो इसके बाद एक काम करो, क्यूब रूट ले लो। क्या ले लो बेटा? क्यूब रूट ले लो। तो जैसे आप इसका क्यूब रूट लेंगे, जैसे आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो आर एफ का क्यूब रूट निकालने पे 2 मिनट जरा इसको सेपरेशन दिया जाए ना, ठीक है। हाँ जी, अब जरा ध्यान रखिएगा इसका, यहां पे जैसे आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो आर एफ बचेगा बस, ठीक है, मतलब रेडियस फाइनल अर्थ का, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट ले लो तो 4 ही आएगा, इसका 4 ही आएगा, तो यहां पे आ जाएगा आर इनिशियल। इतना आया समझ? इतना आया समझ? तो आर एफ इज इक्वल टू आर इनिशियल बाई 4 आ रहा है, इसका मतलब आर इनिशियल इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस फाइनल। ये कहानी का अभी इंटरवल टाइप्स हो रहा है। अब जरा गौर करना, आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है टाइम पीरियड, फाइनल टाइम पीरियड, और इनिशियल टाइम पीरियड कितना है वो आपको पता होना चाहिए। 24 घंटे होता है यार दिन भर में, ठीक है, इतनी सी बात है। अब यहां पे क्या हो रहा है? नाउ सिंस नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, नाउ सिंस नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, देयरफॉर आप सीधे कह सकते हैं कि dl बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ था, जो कि किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब अगर ये 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ सीधी तौर पे कि l जो है वो हो गया है कांस्टेंट, और l कांस्टेंट होने का मतलब होता है आई ओमेगा कांस्टेंट। अरे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू ओमेगा ना, तो आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल, ओमेगा इनिशियल। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? पक्का? आप जरा गौर करना, मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2/5 mr²। तो 2/5 m, उसके बाद रेडियस फाइनल वाले अर्थ का, फाइनल वाले अर्थ से मेरा मतलब है कि जब वो उसका वॉल्यूम पिचक गया ना, तो उसके बाद जो स्फीयर दिख रहा है उसका रेडियस होगा आर फाइनल, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल वाला था तो रेडियस भी फाइनल वाला। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 पाई, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, इसको भूल मत जाना। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड फाइनल, अच्छा बेटे यही तो निकालना है, यही तो निकालना है टाइम फाइनल। अब उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल, तो ये क्या आ जाएगा? 2/5 m इंटू आर इनिशियल, m इंटू आर इनिशियल का स्क्वायर, तो 2/5 mr स्क्वायर। उसके बाद बगल में क्या आ जाएगा? ओमेगा इनिशियल, मतलब ये क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई टाइम इनिशियल। भाई टाइम इनिशियल तो 24 घंटे होता है। आया समझ कि नहीं आया? टाइम इनिशियल क्या होता है? 24 घंटे होता है। तो मैंने बस भाई ध्यान रखना, यहां पे टाइम इनिशियल में क्या भरा है? 24 घंटे, ठीक है। अब एक काम करो, जिसको जाना है उसको जाना है, ऐसे मान लो ये गया m से m गया, 2 पाई से 2 पाई गया, और कुछ जा रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं जा रहा है। तो अब जो बच रहा है जरा उस पर फॉलो अप लिया जाए। आ जाओ, सेपरेशन दे दें इसको पहले, ठीक है। ध्यान देना अब क्या होगा इसके साथ बेटा, यहां पे अब जो बच रहा है वो बच रहा है ये आर फाइनल का स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड फाइनल, जो कि पूछा हुआ था, इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है आर इनिशियल का स्क्वायर
अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 24, नीचे क्या लिखा हुआ है 24, ठीक है। आपको जो निकालना है टाइम फाइनल, आपको क्या निकालना है टाइम फाइनल। तो टाइम फाइनल जब निकालोगे ना तो ये हो जाएगा आर एफ अपॉन आर आई का स्क्वायर। टाइम एफ क्या हो जाएगा, टाइम फाइनल क्या हो जाएगा आर एफ अपॉन आर आई का स्क्वायर, और इनटू बगल में कौन चिपक जाएगी, बगल में चिपक जाएगी 24 आवर्स, ठीक है। यहां पे टाइम पीरियड इनिशियली कितना था 24 आवर्स का था। तो यहां पे ना भाई अब एक छोटी सी बात पे गौर करना, आर एफ अपॉन आर आई चाहिए ना यार। अगर मैं यहां से निकाल लूं आर एफ अपॉन आर आई, तो आर एफ अपॉन आर आई तो 1/4 है, दिख रहा है ना यहां पे, यही निकाल लो आर एफ अपॉन आर आई, ये तो है 1/4, इसको दिल में बचा के रखना, ठीक है। अब जरा गौर करना, आर एफ अपॉन आर आई आ गया 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, और बगल में चिपक के कौन है 24। तो टाइम फाइनल क्या हो जाएगा पता है 1/16 इंटू 24/24/16 करेंगे तो 1.5, कितना आएगा आंसर। टाइम पीरियड फाइनल, अब जो अर्थ बचा ना, वो पिचकने के बाद जो अर्थ बचा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1.5 आवर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ के नहीं आया पक्का। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन। ये था इनिशियल वाला केस, ये था फाइनल वाला केस, ठीक है। ये था बिफोर कोलैप्सिंग, ये था आफ्टर कोलैप्सिंग। आ गया होगा समझ में आप लोग को आई गेस। तो ये वाली पूरी कहानी रही। तो एक काम करो, सवाल अगर देखना है चेक कर ले आंसर। 1.5 आ रहा था अपना, ओ गजब। यहां पे भी क्या आंसर लिखा हुआ है 1.5 लिखा हुआ है। सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो यार। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया। अब ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया भैया, ये वाला भी कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया है पक्का। अब जरा बढ़े इसके अगले वाले सवाल की तरफ। तो अगला वाला सवाल आपसे क्या कहना चाहता है, मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 आरपीएम, इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकेंड्स आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ। ओके ठीक है, 15 सेकेंड के बाद रुक जाएगा। If angular retardation is constant, then what is the number of revolutions made by it before coming to rest? Rest पे आने से पहले कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगा लिए हैं भाई ने, मोटर ने। अब आपको वो निकालना है, बस इतनी सी बात है भाई। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल टाइम ना लगाते हुए शुरू करेंगे। रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 आरपीएम। जल्दी करें इसको। 100 आरपीएम कहा जा रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 100 आरपीएम। ओमेगा नॉट जो है वो है 100 आरपीएम। भाई तुरंत से पहले कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यार 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब क्या, फिर वो 60 सेकेंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ओमेगा नॉट यहां से आ जाएगा 200 पाई अपॉन 60, कितना हो जाएगा 200 पाई अपॉन 60 हो जाएगा। तो 20/6 हो जाएगा ना। तो 20/6 करो, 2 से निपटाओ 10/3, तो 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई तुम्हारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद और कुछ ऐसी बातें करी गई हैं क्या, ओके ओके ओके। इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकेंड्स आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ। मतलब कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी है 0 रेडियन पर सेकेंड, और समय कितना लगा इसको 15 सेकेंड्स। समय कितना लगा इसको 15 सेकेंड्स, ठीक है। जो भी गिवन है ना उसको मैं एक काम करूंगा, ऐसे देखो, एक तो ये काम आने वाला है, उसके बाद ओमेगा काम आने वाला है, और टाइम, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पे, इफ एंगुलर रिटार्डेशन या डिसलेरेशन इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। भाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछ लिए, जानते हो तुम, θ/2 पाई। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो निकाल लो, अपॉन करो 2 पाई, बस काम खत्म है। तो भाई कोई सी भी इक्वेशन होना, आपको एक बात पता होना चाहिए। देखो थीटा तो निकालना ही पड़ेगा, थीटा तो निकालना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है θ/2 पाई। चलो भाई कुछ भी निकालना हो सबसे पहले काम करा करो, अल्फा निकाल लिया करो। मैंने हमेशा बोला है हर इक्वेशन में अल्फा तो होता ही है ना, हर इक्वेशन में अल्फा तो होता ही है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v - u/t। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है पक्का। तो ये क्या हो जाएगा v - u/t। अब जरा एक काम करो, सारी वैल्यूज को भर दो यार। v कितना है, v कितना, v कितना 0, क्योंकि बॉडी रुक रही है ना। एक बात को समझ में आ रही है क्या, बॉडी यहाँ पे रुक रही है, बॉडी यहाँ पे रुक रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज होते हुए कम हो रही है मतलब रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा ही आएगा। चलो भाई साहब, तो v - u कितना है 10 पाई/3, ओके, अपॉन समय कितना लगा 15 सेकेंड्स। अच्छा बेटा,
समय लग गया है यहाँ पे 15 सेकेंड्स। अब एक काम करा जाए, यहाँ पे बाकी सब चीजें सही हैं, इसको बस जरा एक बार हल्का से इवैल्यूएट कर लो, सेपरेशन दे दे पहले इसको अपन। चलो अब निकालें भाई, यहां पे देखो भाई जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए। अल्फा कितना आ जाएगा पता है, -10π/3, और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं 15 से, तो नीचे 15 और आ रहा है, तो ये आ जाएगा -10π नीचे क्या आ जाएगा 15 × 3 मतलब 45। ठीक है, अब जरा इसे गायब करते हैं 5 से। ठीक है, जब इसको गायब करेंगे ना 5 से, तो माइनस क्या आ जाएगा 2π, और यहाँ पे ओके 9, तो -2π/9 आ जाएगा यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑब्वियसली बिकॉज एक्सलेरेशन है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स फॉर श्योर, है ना। अब यहाँ पे जरा गौर किया जाए, अल्फा आपका आ चुका है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको निकालने हैं, जिसके लिए आपको पहले क्या चाहिए पड़ेगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नाउ सुंदर तरह से निकालेंगे यार, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, S इक्वल टू क्या होता है, ut + ½ AD², सब जानते हैं भाई, दुनिया जानती है आजकल तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो तो अब 11th में क्या पढ़ा है, इसका रोटेशनल रेप्लिका पढ़ लिया। ठीक है, चलो भैया ओके डन। अब यार जरा सुनना यार, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या थी, जरा पकड़ो कहां से, यहाँ पे ओमेगा नॉट कितना था, ये रहा 10π/3, कितना था 10π/3, 10π/3, उसके बाद टाइम कितना दिया है 15 सेकेंड्स। अच्छा बेटे, -½ बिकॉज अल्फा मेरे ख्याल में माइनस में आ रहा है, जी हाँ माइनस में आ रहा है, इसलिए मैंने माइनस बाहर रख लिया, 2π/9, ये तो आ गया अल्फा। उसके बाद करो टाइम का स्क्वायर, भाई टाइम का स्क्वायर मतलब क्या, 15 था ना टाइम, हाँ जी, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, ठीक है 225। तो यहां से जब आप थीटा को कैरी ऑन करेंगे तो थीटा क्या आएगा पता है, निपटा उसको 5 से गया, तो 5 × 10 = 50, 50π माइनस, अब एक काम करो, ये तो गया भाई, ये तो अब दिखेगा ही नहीं, ये 2 और 2 तो गए। उसके बाद जो बच रहा है ना, 9 10 = 90, 20 से करूंगा 180, 25 से कर देता हूं, ठीक है, तो 225 पहुंच जाएगा ना, तो 25π, ओके, ये कितना आ जाएगा 25π। तो यहां से थीटा जो है वो आ जाएगा तुम्हारे पास 25π, लेकिन आपको तो निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है θ/2π, तो थीटा कितना आ रहा है 25π आ रहा है, और नीचे क्या आएगा 2π आएगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो जाएंगे 12.5 रेवोल्यूशंस। भाई 12 रेवोल्यूशन तो हो गए थे, 13वां चलने ही वाला था, 13वां रेवोल्यूशन चलने ही वाला था, आज आप रुका और खत्म ही हो गया, तो 12.5 पे निपट गया तुम्हारा ये जो भी मोटर था, है ना। तो अपना आंसर कितना आ चुका है यहाँ पे 12.5 रेवोल्यूशंस, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करो, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 मिनट रुक जाओ, एक बार अपन चेक कर ले आंसर 12.5, अरे गजब, इसका भी आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 12.5 रेवोल्यूशंस। तो चलिए ठीक है, सवाल का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए ना तो ले लो यार, 3 2 1 रेडी गो डन, ओके। और उसके बाद ये है पूरा डिटेल सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट तो बनता ही है, जल्दी करो 3 2 1 रेडी गो डन, बहुत जबरदस्त, ओके डन। ये वाला हो गया आपका पूरा सवाल सॉल्व, ठीक है। अब इसका आंसर तो आ चुका है, अब जल्दी कूदेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला वाला सवाल क्या बोल रहा है, डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, बाई मीटर्स में गिवन है, ऐसा यूनिट के अंदर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अच्छा, मतलब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रही है, तो दिखने में जो कार्यक्रम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये रही तुम्हारी डिस्क, ठीक है, और इसके थ्रू जो प्लेन पास कर रहा है, रोटेशन एक्सिस जो पास कर रहा है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कहानी में कवि कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, आया समझ, रोटेशन एक्सिस जो है ना वो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इतनी सी बात है बस, ठीक है, आया समझ। चलो अब एक बार जरा ये सवाल तुम देखो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये सेल्फ ट्राई वाला क्वेश्चन है यार, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सवाल तुम्हारे ऊपर, जरा एक बार ट्राई करो, तुम्हारा आंसर आ गया तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं आया तो मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, बट एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी करिए। चलिए बढ़िया, इसको देख लिया होगा फिर आप लोगों ने, हो गया क्या, अगर हो गया तो बहुत जबरदस्त, एक बार चेक कर लेना आंसर, अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली मैं करवाता हूं इसको। तो डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, तो भाई साहब जो चीजें थी वो यहाँ लिख ली जाए, डिस्क हम बना चुके थे, अब बस डेटा लिखना बचा हुआ है, ठीक है। तो रेडियस क्या था इसका 0.5,
वो भी मीटर्स में था, ठीक है, ऐसा यूनिट था। उसके बाद इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो हो चुका है अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू गिवन है, अच्छा बेटा फोर्स की वैल्यू गिवन है, वो भी कितनी गिवन है, 2000 न्यूटन। उसके बाद क्या है, इज अप्लाइड टू ब्रिंग द डिस्क इन रेस्ट टू रेस्ट इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। इसका मतलब फाइनली बॉडी रुक जाएगी और समय कितना लगेगा इसको, केवल 2 सेकेंड्स। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू पूछा हुआ है, वैल्यू क्या पूछा हुआ है यहां पे, यहां पूछा हुआ है वैल्यू। इसका मतलब माइनस वगैरह अगर आ गया ना तो आप उसको माइनस लेके मत चलना, बिकॉज आपको सिर्फ वैल्यू कोट करनी है फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब ये कैसे निकाली जाए, तो भाई एक बात मेरे को समझ में आ रही है इसको देख करके कौन सी बात सर, देखो आर की वैल्यू गिवन है और एफ की वैल्यू गिवन है। पहली फुर्सत में काम करो, पता है क्या, यहां से तुम टॉर्क निकाल लो, क्या निकाल लो, टॉर्क निकाल लो। अब जब तुम टॉर्क निकालोगे ना तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, सेपरेशन दें जरा इसको पहले और अब सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। देखो भाई साहब, जैसे आपने इसको, अब जरा आगे देखना, आप यहां पे टाउ निकाल लो, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ, है ना, तो R इंटू एफ। अब R की वैल्यू यहां पे कितनी है, 0.5, R की वैल्यू कितनी है यहां पे 0.5, और फोर्स कितना अप्लाई करा था, 2000 के बराबर। कितना फोर्स अप्लाई करा, 2000 के बराबर। जब इसको सॉल्व आउट करोगे ना तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, आधा करना है 2000 का यार, 1000 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है टॉर्क की वैल्यू। बट आपको निकालना था एंगुलर मोमेंटम, क्या निकालना था, एंगुलर मोमेंटम। अब एक काम करना, सुनना, अच्छा एक और चीज है यार, यहाँ पे ना आर एफ साइन फाई होता है, वो अपन जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन फाई होता है। बट द थिंग इज दैट कि आर और एफ के बीच में जो एंगल होता है वो होता है फाई। यहाँ पे आर और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है। कितना एंगल है, 90 डिग्री। कैसे पता, देखो भाई, मान ले यहां फोर्स अप्लाई करा, मान ले यहां फोर्स अप्लाई करा, तो ये पोजीशन वेक्टर आर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर। और दूसरी प्यारी बात क्या है कि जो फोर्स अप्लाई करा वो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करा है, जो फोर्स अप्लाई करा है वो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करा है। जैसे मान लो कुछ इस तरह, ये आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया है एफ के बराबर, तो ऑब्वियसली आर में और एफ में यहां जो एंगल बनेगा ना, यहां पर जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 90 डिग्री। तो आर एफ साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए क्या बचा, आर एफ बचा। अगर आप वहां पे अटक रहे थे तो उसके लिए मैंने इसको फिगर आउट करवा दिया। नाउ टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एक फॉर्मूला होता है, इसकी हमने बात कही थी वो अर्थ वाले क्वेश्चन में भी, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाई डी टी, जहां पर एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब जरा गौर करना, टॉर्क कितना लग रहा है, 1000, मान लिया 1000। भाई डी एल का मतलब होता है चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अपॉन नीचे क्या आएगा, डी टी। डी टी मतलब टाइम कितना लगा यहाँ पे, केवल 2 सेकेंड्स, तो बस 2 लिख दो, है ना। अब जरा गौर करना अच्छे से, यहाँ पे देखो भाई साहब, बॉडी जो है ना वो फाइनली रुक गई है, बॉडी जो है वो फाइनली रुक गई है। तो एल, अच्छा एक सेकेंड, फाइनली रुक रही है मतलब एल फाइनल 0, फाइनली रुक रही है मतलब एल फाइनल 0, और इनिशियली कितना था वही तो नहीं पता, तो उसको एल लिख देते हैं अपन अभी, और नीचे आ जाएगा 2। तो एल एफ 0 क्यों हो गया, बिकॉज फाइनली बॉडी रुक जाएगी तो इट विल हैव नो एंगुलर मोमेंटम। कैसे यार, एल का फॉर्मूला आई ओमेगा भी तो होता है। अब इसको याद कैसे करोगे भाई, तुमको लीनियर का याद है ना, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो वहीं से याद कर लो, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब अगर बॉडी रुक गई है फाइनली तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जिससे L फाइनल कितना हो जाएगा, 0। L इनिशियल तो निकाल लेंगे यहां से। तो बस यहाँ पे यार अगर वैल्यू वाइज बात की जाए ना, देखो भाई अगर वैल्यू, अगर हम ऐसे निकाल लें तो माइनस एल हो जाएगा 2000 के बराबर, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, किसकी बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, इसका मतलब हमको साइन वगैरह छोड़ के आना पड़ेगा घर पे ही, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये आ जाएगा सिर्फ 2000, कितना आ जाएगा 2000। उसके बाद यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट पे फोकस करना। जब आप एल निकालते हो ना एंगुलर मोमेंटम, इसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला और होता है, एल इज इक्वल टू आर पी। अब जरा गौर करो, आर का मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, ठीक है। पी का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का मतलब केजी और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जिसके लिहाज से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप चाहें ना तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। किस तरफ सर? L इज इक्वल टू होता है डी, टाउ इज इक्वल टू होता है DL बाई डी टी, टाउ इज इक्वल टू होता है DL बाई डी टी। अगर आपको DL निकालना है तो टाउ इंटू डी टी इज स्मॉल चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। अब टाउ के लिए क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, और dt मतलब टाइम सेकेंड्स। तो एंगुलर मोमेंटम का इस लिहाज से न्यूटन मीटर सेकेंड भी यूनिट हो सकता है। तो वॉट एवर यू फील लाइक, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। चले भैया, तो ये अपना पूरा डन हो चुका है। तो अपना आंसर जो आ गया है एंगुलर मोमेंटम का, वो आ गया है केवल 2000, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो था ही। तो आपको अगर पूरा डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो ये रहा। पहले एक काम करो, सवाल लिख लो इसका, ठीक है? सवाल नोट कर लिया होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल में। आंसर चेक कर लें एक बार। 2000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अपना भी क्या आ रहा है? 2000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस जल्दी इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। समय कम है तो स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज नोट करते हुए चलो। 3 2 1 रेडी गो, डन। बहुत जबरदस्त, नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने जैसे मैं हटा स्क्रीन से। तो चलो क्लियर करने इसको। आइए आइए आइए, बिना समय लगाए जल्दी कूदते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज, इंक्रीज कर दी स्पीड। इसका मतलब क्या है भाई साहब? अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव। और जैसे अब एंगुलर की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो अल्फा आएगा पॉजिटिव, ठीक है? इतनी सी बात होती है। अब जरा गौर करें क्या बोलना चाह रहा कभी। एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम से लेकर के 3120 आरपीएम। अच्छा अच्छा बेटे, इनिशियल वेलोसिटी है 1200 आरपीएम। आओ भाई, जैसा कभी कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग चला जाए तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 1200 आरपीएम, मतलब 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, है ना? जब इसे कन्वर्ट करना हम चाहेंगे तो यह आ जाएगा 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे आ जाएगा, ठीक है? जिसके हिसाब से ओमेगा नॉट जो है, जरा काटा पीटी यहां मचाओ तो ये कितना 30 से जाएगा, ठीक है? निपट गया 0 तो ये हो जाएगा 40 पाई। कितना हो जाएगा? 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई तुम्हारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद सवाल के अकॉर्डिंग ही इज इंक्रीज टू 3120 आरपीएम। अब कितना हो गया? 3120। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई है एंगुलर वेलोसिटी 3120 आरपीएम। अब 3120 रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड, ठीक है? निपटाओ, उसको निपटना है, मतलब जिसको जाना है ये निपट गया तो ये 3 आ जाएगा। तो यहां से जब ओमेगा बचेगा ना, ध्यान देना अच्छे से, इसके अकॉर्डिंग जो बचेगा वो बचेगा 312 पाई, तो आ ही रहा है, नीचे आ जाएगा 3। आया समझ कैसे? 2 3 6 है ना? तो यहां जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ओमेगा जो है 100 104 पाई, और ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड तो आ ही रहा है, वो तो लाजमी सी बात है। तो 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब जो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग दो चीज निकल चुकी है, एक निकल चुकी है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक निकल चुका है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? अब जो चीजें हैं जरा उस पर आया जाए। फिर कुछ गिवन है क्या? इन 16 सेकेंड्स, मतलब समय कितना मिला? केवल 16 सेकेंड्स। तो टाइम आ गया है 16 सेकेंड्स के बराबर। अब उसके बाद कुछ चीजें गिवन हो तो बात करें उसके बारे में। चलो उसके बाद अज्यूमिंग नहीं व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट, है ना? द थिंग इज दैट कि निकालना क्या है यहाँ पे? अल्फा निकालना है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि ठीक उसके बाद ये पूछा हुआ है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द इंजन मोटर विल मेक, ठीक है? तो अब कितने रेवोल्यूशन लगा लेगा वो इंजन, वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है भाई कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए थीटा आपको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? थीटा चाहिए। अब थीटा निकालने के लिए अप्रोच क्या होगी? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसके बाद अल्फा चाहिए ना, हर इक्वेशन के हिसाब से कोई सी भी इक्वेशन लगा लो अल्फा चाहिए पड़ेगा आपको। तो चलो भैया, अगर ऐसी बात है तो पहले अल्फा ही निकाल लिया जाए। हाँ जी सही कह रहे हैं, अल्फा निकालते हैं पहले सेपरेशन देने के बाद। आ जाओ, अल्फा तो हाँ ऐसे तो गिवन तो कहीं नहीं है। चलो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू ओवर टी। अब कितना आया फाइनल वेलोसिटी? ये आ चुका है कितना 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 104 पाई। कितना आ चुका है? 104 पाई, 104 पाई। इतना तो बुखार होता है। माइनस ओमेगा नॉट कितना आ गया? ये आ गया सिर्फ 40 पाई। ये कितना आ गया? 40 पाई। अपॉन नीचे क्या आ रहा है?
नीचे आ रहा है टाइम, और टाइम कितना गिवन है 16 सेकेंड्स, टाइम गिवन है बस 16 सेकेंड्स। जैसा आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 64 पाई, कितना आ जाएगा 64 पाई अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 16, भाई 10 से काटो और उसके बाद 24, मतलब ये कितना आ गया 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई। ओके, क्या आ गया भाई, ये 4 पाई आ गया है, 4 पाई, और एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में तो आ रहा है, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है, अल्फा आ गया है। अब जरा गौर किया जाए, उसके बाद क्या निकालना है आपको, अल्फा रिक्वायर्ड था ना, अल्फा निकाल लिया, फिर निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, बस थीटा अपॉन 2 पाई, तो निकाल लो पहले थीटा, क्या निकाल लो पहले थीटा। नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि थीटा हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना आ रहा है, ओमेगा नॉट आ रहा है 40 पाई, कितना आ रहा है 40 पाई। उसके बाद टाइम कितना है, तो टाइम अपने को मिला है कितना 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 16 सेकेंड, प्लस हाफ अल्फा अल्फा कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4 पाई के बराबर, इसको भूल मत जाना 4 पाई। उसके बाद करना टी का स्क्वायर, टी मतलब 16 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 256, हाँ जी 256 ही होता है, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है पक्का। अब जरा गौर करो, बस थीटा तो आ ही चुका ना यार, अब कौन सी बड़ी बात है। 16 4 का कितना होता है 64, तो ये कितना आ जाएगा 64 और एक 0, 640 पाई प्लस, अब एक काम करो निपटाओ उसको 2 से, ठीक है, तो अब 256 का डबल करना, तो कितना आ जाएगा 512, ये आ जाएगा 512 पाई। अब जब यहां से आप निकालेंगे ना थीटा, तो 600 500 1100, 1100 और 1150 और 1150 के बाद 2 एक्स्ट्रा, ठीक है, सही जा रहे हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, तो 1152 पाई। अच्छा 1152 पाई का तो एंगल आया है, लेकिन आपको निकालना क्या, आपको याद है ना, आपको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बोले तो n, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बोले तो n, दैट इज n, और n निकालने के लिए थीटा को डिवाइड करेंगे 2 पाई से, तो n आ जाएगा, थीटा कितना आ रहा है 500 नहीं 1152 पाई, और जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 पाई से, तो पाई से पाई तो निपट गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 576, जी हाँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आ जाएंगे 576 रेवोल्यूशंस, तो लिख लिया जाए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू 576 रेवोल्यूशंस। बस खत्म, बस जी लो खत्म हो गया, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर 576 रेवोल्यूशंस, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करिए, सवाल आपको देखना था क्या, ठीक है, एक बार चाहे तो सवाल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, इसका आंसर चेक कर लें एक बार। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा आ रहा है, हमारा भी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा आ रहा है, कोने में है लेकिन दिल तो है दिल, ठीक है, वो आ गया हमारे पास अल्फा, और उसके बाद यहां पे एज आंसर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आ रहा है 576 रेवोल्यूशंस, और हमारा भी कितना आ रहा है चेक करो 576 रेवोल्यूशंस। तो अब भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया पक्का, चलो बहुत जबरदस्त। अगर ये आपने नोट कर ही लिया है तो अब इसको निपटाया जाएगा और लेके चलेंगे आपको अब इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला वाला सवाल क्या बोलना चाह रहा है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बेहद पास और पास आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 आइडेंटिकल पार्टिकल दोनों का मास बराबर होगा, इसलिए लिखा हुआ ये टर्म आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, पहले वाले आइटम की वेलोसिटी है 2v और दूसरे वाले पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी कितनी है v के बराबर, बट दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर डायरेक्शन उल्टी हो रही है तो आपको माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा, अगर डायरेक्शन उल्टी हो रही है तो आपको माइनस साइन लेकर के वेलोसिटी में चलना पड़ेगा। चलेंगे भाई साहब, नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, यहां पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर यहां पे आपसे ये पूछा जाता कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर पूछते कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, तो वेक्टर आर बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको वेक्टर आर, और ये वेक्टर आर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का मास और पहली वाली कहां रहती है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर, उसके बाद दूसरी वाली का मास, दूसरी वाली बॉडी का मास, ठीक है, और दूसरी वाली कहां रहती है, मतलब दूसरी वाली बॉडी कहां रहती है, तो r1 प्लस ये r1 हो गया, वो r2 हो गया, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2।
तो ये तुम्हारे पास हो गया है पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। इसको भाई दिल में इस फॉर्मूले को बचा के रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार, ठीक है। उसके बाद वैसे ही होता है भाई साहब सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसको लिखा जाएगा VCOM। और इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? पहली वाली का मास कितना है, मतलब पहली वाली बॉडी का मास कितना है, पहली वाली पार्टिकल का मास कितना है, और पहली वाली कितना तेज चल रही है, इसका मतलब पहली वाली की वेलोसिटी क्या है। उसके बाद दूसरी वाली का मास कितना है, मतलब दूसरी वाली बॉडी का मास कितना है। उसके बाद दूसरी वाली कितना तेज चल रही है, मतलब दूसरी वाली की वेलोसिटी क्या है, V2। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का मास ऐड कर देना, m1 प्लस m2। तो ये वाला फॉर्मूला भी प्लीज दिल में बसा के रखना, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला भी काम आता है न्यूमेरिकल्स में। लो अभी काम आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये है पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का लिख लिया? चलो ठीक है, ये तो हो गया ना, तुम्हारा नोट करना था बस ये। चलो अब भाई भूल मत जाना प्लीज यार, है ना, ये वाला काम आएगा। चलो क्लियर करें इसको। अब ना यहां पे आपको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोनों का मास सेम है, एक का वेलोसिटी 2v है, एक का वेलोसिटी v है। चलो आ जाओ, दो बॉडी बनाते हैं, दो बॉडी बनाते हैं। चलो लग रहा है सेम सेम लग रहा है ना, ठीक है। दोनों का मास कितना है, दोनों का मास यहां पे m के बराबर है। दोनों का मास कितना लेना पड़ेगा अपने को, m लेना पड़ेगा। इसका मास भी m है और इसका मास भी कितना है, m है। अब इनको जोड़ने वाली एक लाइन तो है इसके बीच में, इनको जोड़ने वाली एक लाइन तो है, इसके सेंटर से इसके सेंटर को जोड़ने वाली एक लाइन, ठीक है। अब क्या होगा ना, एक बात पे जरा अच्छे से गौर करना, अच्छे से गौर करना। देखो भाई ये लाइन तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट द थिंग इज दैट, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि ये वाला पार्टिकल यहां मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, वेलोसिटी उसकी 2v है मेरे ख्याल से। पहले वाली की 2v है, दूसरी वाली की v है। तो पहले वाली की वेलोसिटी अपन 2v दे देते हैं, जो कि इस तरफ भग रही है ना, तो इस तरफ ये भग रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2v, और ये इस तरफ भग रही है विथ जस्ट अ वेलोसिटी ऑफ v, है ना। तो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख दिया जाए तरीके से। यहाँ पर इस तरफ आने की वेलोसिटी कितनी है, इस तरफ आने की वेलोसिटी है 2v, और इसकी इस तरफ आने की वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर। तो देयरफॉर भाई पहली वाली बॉडी का मास और दूसरी वाली बॉडी का मास सेम है। कैसे पता, बिकॉज गिवन था कि आइडेंटिकल है ना। और एंड दूसरी बात ये है, पहली वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो 2v के बराबर है, और जो दूसरी वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, -v के बराबर है, ठीक है। बिकॉज डायरेक्शन कैसी है, इसकी ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे वेलोसिटी 2v, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई v, बट पीछे की तरफ है तो -v। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब चलेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको अगर निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई पहली वाली बॉडी का मास कितना है, m के बराबर, और पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 2v के बराबर। उसके बाद दूसरी वाली बॉडी का मास कितना है, m के बराबर, लेकिन दूसरी वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -v के बराबर, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये दोनों बॉडी का मास ऐड कर दो तो m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब जरा गौर करना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो भाई भूल मत जाना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये 2mv हो गया, -mv हो गया, सही बताओ। और नीचे कितना आ रहा है, 2m आ रहा है। तो 2mv में से mv को माइनस करोगे तो बस mv बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 2m बचेगा। अब जिसको जाना है उसको जाना है, लाइक m से m जो है वो निपट गया, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा बस v/2। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा बस v/2। इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो यहां से हमें समझ में आता है कि अच्छा बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ना वो आ रहा है v/2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है v/2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चेक कर ले इसका आंसर, चेक कर ले इसका आंसर।
क्या बात है, गजब। इसका आंसर भी कितना आ रहा है, v/2 आ रहा है। तो जो हमारा, अगर आपको सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज टेक 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, अब ये रहा आपके पास इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। दोनों बॉडीज बराबर मैंने बनाने का ट्राई करा। अगर ये हल्की सी बड़ी बन गई तो कोई दिक्कत नहीं, गुस्ताखी माफ। आप एक बार इसको अच्छे से बना लीजिएगा, जल्दी इसको नोट करो। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, क्लियर दैट। ये गायब, ये करवा दिया आपके 10 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो आई गेस आपको ये पूरा फंडा जो था वो समझ में आ गया होगा। अब काम बचता है आपके एंड पे। क्या काम बचता है आपका? भाई साहब, जो भी आपने आज पढ़ा है उसको तरीके से नोट कर लेना। नोट कर लिया है अच्छे से तो भाई शाम को बैठ के रिवाइज कर लेना। जाओ आराम से घूम फिर करके आओ। उसके बाद जब तुम रात में आओगे ना घर पे, तो प्लीज पढ़ लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि अगले वाले लेक्चर में बैठने से पहले आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी जो मैंने आज करवाया, ठीक है। ओके, फॉर्मूले की शीट बन रही है क्या? फॉर्मूले की शीट अगर नहीं बन रही है तो गलती कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूले की शीट बनाओ, फॉर्मूले हो चुके हैं बहुत ज्यादा, बाद में बैठोगे लेकर के तो नहीं होने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी के अभी निपटाओ काम को, आगे बढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।